नमस्कार किसान साथियों, मैं रामराज यादव, कृषि सलाहकार। आज हम मूंग की उन्नत खेती के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताने वाले हैं, जिसमें मैं आपको हमारे साथी से परिचय कराने वाला हूं। तो हमारे साथी से मिलाते हैं, आज ही आइए। नमस्कार किसान साथियों, मैं कमल सिंह ठाकुर। आज मूंग की फसल पर कुछ चरणों में बात करने वाले हैं कि मूंग की फसल को कैसे अपन उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तो बीमारियों से अपन बात कैसे करते हैं बचा कि सकते सबसे पहले कि पौधा क्या है। तो पौधा मतलब कि जो पौधे का शरीर है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: जड़, तना और पत्ती। अगर किसी भी पौधे की जड़ स्वस्थ है तो उसका तना भी स्वस्थ रहेगा और उसकी पत्ती भी स्वस्थ रहेगी। और पत्ती स्वस्थ रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण होगा तो पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का विकास होगा और पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो किसान साथियों, अब शुरू करते हैं अपन मूंग की उन्नत खेती के चरण। पहला चरण, तो पहला चरण होता है खेत की जुताई। खेत की जुताई करना है अपने को। तो किसान साथियों, सबसे पहले जो अपन पहली फसल लगा रखी है, जो रबी की फसल है, गेहूँ लगा रखा है, चना लगा रखा है, तो उस फसल को कटने के बाद आपको हाँ, कल्टीवेटर करना है उसको। 2 दिन के बाद कल्टीवेटर करना है। उसके बाद आपको 3 दिनों के लिए उसको खुला छोड़ देना है, बिल्कुल। ताकि उससे क्या है कि जो अपन ने नमी है खेत में वो कम हो जाए, तो जी, जिससे कि फफूंद लगने की समस्या कम खत्म हो देखने को जाए। मिलती है। जी। इसके बाद खेत को 5 दिन तक खुला छोड़ दें। इसके बाद अपन बुआई का काम चालू कर सकते हैं। तो अब अपन दूसरे चरण की बात करते हैं। तो दूसरे चरण में आता है बीज उपचार। तो बीज उपचार मतलब जो बीज होता है उसके ऊपर दवा की परत चढ़ाना या उस पर कोटिंग करना, इसे अपन बीज उपचार जनरली बोलते हैं। तो बीज उपचार का जो सही तरीका है वो क्या है? FIR। एफ मतलब फंजीसाइड होता है, आई मतलब इंसेक्टिसाइड होता है, आर मतलब राइजोबियम कल्चर। लेकिन जनरली क्या करते हैं किसान? ओनली फंजीसाइड से बीज उपचार करते हैं। तो अकेला फंजीसाइड से बीज उपचार करना बीज उपचार नहीं कहलाता है। इसलिए आप फंजीसाइड के साथ में इंसेक्टिसाइड भी लें और राइजोबियम कल्चर भी लें। तो अगर आप बात करें कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन में आ गए हैं कि जिसमें आप फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर को भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अभी अपन मार्केट में जो कॉम्बिनेशन है उसकी बात करें तो मार्केट में अभी आ रहा है वाइब्रेंस, आ रहा है इंट्रीगल के नाम से, जो सिजेंटा कंपनी का है। और कैस्कैंड है, स्वाल कंपनी का है। और बार्डन नाम से आ रहा है, वो बेस्ट एग्रोलाइफ का है। और जनरली जो किसान करते हैं वो ओनली जेलोरा से करते हैं। तो जेलोरा अगर करें तो उसके साथ आप एक इंसेक्टिसाइड थाइमेथोक्सोन, या सिजेंटा की बात करें तो क्रूज़र के नाम से आता है, उसका भी आप साथ में यूज़ करके अपने बीज को उपचारित कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जो तीसरा चरण है बीज उपचार के बाद वाला, बीज उपचार के बाद बात आती है बुआई की। तो बुआई में अपने को जो बीज की मात्रा है, प्रति एकड़ 10 से लेकर 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप रख सकते हैं। इसी के साथ अपने को जो बुआई का समय है, मूंग की बुआई अपने को 31 मार्च से पहले अपने को कर लेनी चाहिए। जी। वो अधिकतर किसान DAP, NPK इनके साथ बुआई करता है मिला के। इसके साथ ही किसान प्री इमरजेंसी में जो खरपतवार होता है उसका उपयोग भी करता है। तो आप बुआई के 1-2 दिन तक आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आप देखने को मिलता है पेंडामेथिलिन, जी। जो कि मार्केट में मिल जाता है आसानी से। इसका आपको जो परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है इसका, वो कम से कम 50 से 60% ही मिल पाता है। जी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये प्रोडक्ट चल रहे हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं चौथे चरण की बात। तो चौथे चरण में आता है खाद और उर्वरक। जी मतलब खाद और उर्वरक की क्या मात्रा रखें। तो सबसे पहले किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो अपना खेत है उसमें गोबर की खाद 5 से 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे अपन NPK डालते हैं जी तो NPK की मात्रा अपन ले सकते हैं 25 किलो या 25 से 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके साथ में आपको मिलाना है माइक्रोन्यूट्रेंट, जो 5 केजी प्रति एकड़ डालना है। जी इसके साथ भी आपको जिंक सल्फेट लेना है। क्या होता है कि जो दाल वाली फसल है या तेल वाली फसलें होती हैं उनमें सल्फर की मात्रा बहुत ही आवश्यक होती है, इसलिए जिंक सल्फेट लें आप। उसको 10 से 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप खाद के रूप में डाल सकते हैं। किसान साथियों, चौथे चरण पे बात हुई, इसके साथ आप बात करना चाहते हैं पाँचवें चरण पे। तो मूंग की फसल में सिंचाई की बात आती जी। है। तो सिंचाई के बाद में मूंग को आवश्यकता के अनुसार अपने को सिंचाई करनी चाहिए।
कम से कम मूंग में 4 से 5 सिंचाई करनी चाहिए। जी। मौसम को देखते हुए, पानी की भी अवस्था को देखते हुए 10 से 15 दिन के अंतराल में अपने को सिंचाई करनी चाहिए। जी। मुख्य चरण में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली समस्या आपको देखने को मिलेगी सर खेत में कि जो कुकड़ापन होता है, जी जी जैसे जो पत्ते रहते हैं वो जी। कुकड़ जाते हैं। बिल्कुल। इसका मेन कारण क्या होता है कि जो सफ़ेद मच्छर है, हरे मच्छर हैं, जितने भी प्रकार के जो मच्छर रहते हैं वो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनसे रस चूस लेते हैं, उस कारण से पौधे में कुकड़ापन आ जाता है। जी। अगर इसको आपको कंट्रोल करना है तो इसके लिए आप भिन्न प्रकार की जो मच्छर के लिए दवाएं आती हैं उनको मार्केट से लेके आप इसको डाल सकते हैं, और जो कुकड़ापन कैसा दिखता है आप उसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसके बाद जो समस्या देखने को मिलती है वो पीला मोजक देखने को मिलती है। जी पीला मोजक जो समस्या देखने को मिलती है वो लास्ट में जब फली आ जाती है, फल लग जाता है पौधे पे, तब पीला मोजक समस्या देखने को मिलती है। जी तो इसको जो फैलाने का काम करता है, हाँ पीला मोजक को जब उस समय होती है, हाँ। वैसे होती वायरस से है, पर इसको जो फैलाने का काम करता है वो सफ़ेद मच्छर करता है। जी। तो शुरुआती अवस्था में आप सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल कर इस बीमारी से बच सकते सबसे ज़्यादा जो समस्या देखने को मिली है किसानों के खेत पे, अपन ने जाके देखा है, हैं। जी तो उसमें अपन ने मूंग में देखा कि जाले वाली ईल, जी जाले वाली जो ईल आती है वो क्या करती है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उन पे जाला बनाती है और साथ ही साथ उसमें अंडे दे देती है। जी इससे क्या होता है, शुरुआती जो 2 पत्तियां होती हैं उस समय सबसे ज़्यादा इफेक्ट जाले वाली ईल का होता है। इसके बाद एक और ईल आती है, हरी ईल लगती है, जिसे अपन कैटरपिलर बोलते हैं जनरली। तो कैटरपिलर की समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके लिए आप स्क्रीन में दोनों को फोटो देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाई देती है। और किसान साथियों में बताना चाहूँगा कि जो इल्ली की समस्या है, साइंटिफिक भाषा में तो इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन जो अपने बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि जो अमावस्या और पूर्णिमा होती है उसके समय जब 15 दिन का अंतराल पे आती है, जब उसके समय जो रात होती है उस समय खुदिया आके जी अंडे देती है हाँ और उन अंडों के द्वारा ही इल्लियाँ बनती है। जी तो आप उस समय स्प्रे करके आप इल्लियों से बच सकते हैं ताकि वो अंडे से अपने लार्वा में बदले। कि जैसे जो ईल रहती है, अगर किसी भी ईल का प्रॉपरली कंट्रोल करना है जी तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगी कि जो ईल रहेगी वो अंडे देगी, फिर लार्वा बनेगा, जी। फिर उससे फुद्दी बन जाएगी। जी तो इस स्टेज को, मतलब उनके जीवन चक्र को आपको रोकना पड़ेगा। तो आपको अंडे को भी मारना पड़ेगा, ईल को भी मारना पड़ेगा, फुद्दी को भी मारना। अगर तीनों चीज़ों को अपन ने कंट्रोल कर लिया या तीनों चीज़ों को मार दिया तो अपने को लंबा असर मिलेगा इस चीज़ का, कि जो अपन दवाई डाल रहे हैं उसका लंबा आपको उसका असर मिल जाएगा। तो वैसे भी अगर जनरली देखें कि जो दवाएं रहती हैं अपन मार्केट से लाते हैं, उनमें क्या होता है कि जो दवा होती है वो पेट्रोलियम बेस्ड होती है। जी बिल्कुल। इस कारण से तेज़ धूप पड़ती है तो वो पेट्रोलियम के कारण वो उड़ जाती हैं, तो उनका असर कम रहता है। इसलिए अच्छी दवा चुनें, अच्छी कंपनी की चुनें जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको असर दे। अगर पैसा लगा रहे हैं तो चीज़ सही में लगाएं। उनकी फसल में खरपतवार, चारा चारा एक बहुत ही बड़ी समस्या है जी मूंग की फसल में, जो कि अपने मूंग को जो भी अपन देते हैं पोषक तत्व हाँ हुआ, दवाई हुई, टॉनिक हुआ, जी उसका वो ग्रहण कर लेता है। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपना जो चारा है जी वो 2 पत्ती की अवस्था पे, फसल चाहे बड़ी हो गई हो पर चारा 2 पत्ती की अवस्था पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर चारा 2 पत्ती की अवस्था पे रहेगा तो दवाइयों का रिजल्ट आने की संभावना अधिक रहेगी। 2 पत्ती से अगर बड़ा चारा हुआ जी तो क्या होता है कि जो चारा होता है हाँ उसके जड़ों में गठाने आ जाती है। गठाने आने के कारण दवाई अंदर तक जा नहीं पाती। इस कारण दवाइयाँ का अपन स्प्रे करते हैं तो ऊपर से वो दवाई असर कर देती है, ऊपर का चारा मर जाता है। जैसे अपन कोई सा खाद दिया या दवाई टॉनिक दिया तो फिर से चालू होने लग जाता है। तो आप ध्यान रखें कि दवाई चारे के लिए आप 2 पत्ती से अब इस्तेमाल फूल व फली की अवस्था पे अपन ने कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य होती हैं कि क्या होता है कि जब फल बन रहा होता है या फूल आ रहा होता है जी उस समय सबसे ज़्यादा मच्छर, ईल, इनका बहुत ज़्यादा अटैक रहता है जी अपने बिल्कुल पौधे में। बिल्कुल तो अपन ने एक चीज़ और ध्यान देना, इसी समय धूप भी तेज़ रहेगी। बहुत अगर जो धूप तेज़ रहती है उस समय उस पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल हीट पॉइंट। जी बिल्कुल अगर इसको हिंदी में बोलें तो क्या होता है कि जैसे तेज़ धूप पड़ गई एक साथ या थोड़ी कम पड़ गई तो उससे पौधे में क्या तनाव उत्पन्न हो जाता है, पौधा मुरझा जाता है। जी इस कारण से बहुत सारी बीमारियां आने की संभावना भी होती है। जी तो इस समय अपने को जो भी अपन ईल मार दें
या मच्छर मार दें दवा, तो उसका ध्यान दें कि वो दवा बहुत अच्छी होनी चाहिए। और साथ में आपको बीमारी के लिए कोई एक फंजीसाइड ज़रूर लेना है। अगर अपने को लगता है कि अपना फल बनने वाला है और फल पूरी तरह नहीं बन पा रहा है, इस समय भी आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे क्या होगा कि पौधे का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, जिसे टर्मिनल हीट पॉइंट बोलते हैं, उस पे वो प्रोडक्ट काम करते हैं। जैसे कि आपने मार्केट में सुना होगा, प्राइक्सर नाम से एक प्रोडक्ट आता है, बीएसएफ कंपनी का है, वो उस पे काम करता है। और सिजेंटा का भी एक एम्पैक्ट एक्स्ट्रा आता है, वो टर्मिनल हीट पॉइंट पे काम करता है। अगर इस समय अपन किसी फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि जो फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस उसकी अच्छी रहती हैं और पत्तियां स्वस्थ रहती हैं, तो फली और दाने का साइज अच्छा रहेगा। और इसके बाद ही अगर बात करें तो क्या होता है कि जनरली इस समय बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो बीमारियों से भी कंट्रोल अपना हो जाता है उस फंजीसाइड को डालने से। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो चरण बताए, सारे चरण जो जो समस्या आई है, इसका हमने एक शेड्यूल बनाया है। उसके हिसाब से आप स्प्रे करके अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, जो कि अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ दी है जिसमें आप पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे, तीसरा स्प्रे किस तरीके से करना है, कितने अंतराल पे करना है, किस समस्या के लिए करना है, कितनी मात्रा में देना है, सभी कंपनियों के मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो सारे हमने इसमें लिए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। उन्हीं प्रोडक्ट का मैंने इसमें मेंशन किया है। अगर इसमें से कुछ आपको ऐसा लगता है जो आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई दूसरा प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, बट अच्छा लें और अच्छा उत्पादन लें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का अच्छा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। मैं बताना चाहूँगा कि जो इस पे अपन काम करेंगे, जो यह शेड्यूल दे रखा है, इसके हिसाब से काम करेंगे तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। फसल सुरक्षित रहेगी तो उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, उत्पादन ज़्यादा मिलेगा तो मुनाफा भी ज़्यादा होगा। मैं सभी किसान भाइयों को अब बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ धन्यवाद। कि हमारी इस जो वीडियो में आपने पूरी जानकारी सुनी है, उस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे सदा बनी रहे। तो आप ऐसे ही और किसानों को हमारी वीडियो भेजें कि जिससे दूसरे किसानों का भी फ़ायदा हो। बाकी मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।